नमस्कार दोस्तों इजराइल ईरान के वॉर के बीच जो चीज को लेकर एक काफी ज्यादा चिंता बनी हुई है और इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है कि क्या इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, क्या उसकी वजह से किसी भी प्रकार का लीक हुआ है, रेडियो एक्टिव लीक। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कंफर्म किया और बोला है कि इजराइल्स स्ट्राइक ऑन ईरान कॉस्ट रेडियो एक्टिव एंड केमिकल लीक। जी हां, केमिकल और रेडियो एक्टिव लीक हुआ है, लेकिन किस लेवल का ये लीक हुआ है, कहां पर लीक हुआ है, किस तरीके से ये हुआ, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। क्या ये डेंजर बन सकता है ईरान के लिए, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहां पर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए, इजराइल ने, आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, एक बहुत बड़े स्केल का मिलिट्री ऑपरेशन, और बताया जा रहा है 1967 के बाद से इतना बड़ा ऑपरेशन इजराइल के द्वारा कंडक्ट किया गया है और ईरान के 200 से ज्यादा जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहां पर अटैक किया गया। अब देखिए, अटैक तो कई जगह पर हुआ है, जैसे मिलिट्री बेसेस, कमांड बंकर्स, रडार स्टेशंस, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज। और न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी अगर आप देखोगे तो 3 के बारे में काफी चर्चा हो रही है। और ये जो कैपिटल है ईरान की, तेहरान, इसके जस्ट नीचे ही आपको ये देखने को मिलेंगे फोर्दो, नतांज और इस्फहान। तो यहां पर इनफैक्ट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अरेंज करने के लिए बोल देगा कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जो है इसको अरेंज करिए जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले फोर्दो है ऊपर, उसके बाद नतांज और यहां पर इस्फहान आपको देखने को मिलेगा। तो इजराइल ने जो अटैक किया, लगातार ये जो अटैक्स जारी हैं, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और इसीलिए यहां पर स्पेशली चिंता बनी हुई है नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी की। ये जो बीच में आप देख रहे हो नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, वहां पर एक काफी बड़ा अटैक हुआ जिसकी वजह से ग्राउंड के अबव जो फैसिलिटीज थे उसके ऊपर काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और इसी की वजह से वहां पर लीक बताई जा रही है। खैर, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बेसिकली ये फॉर्मल रिपोर्ट भेजा है यूएनएससी को। ये ऑब्लिगेटरी होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके रूल्स क्या कहते हैं, आईएईए के, उनको क्या रिपोर्ट भेजनी होती है। लेकिन देखिए, अपने रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला है, फॉलोइंग इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन नतांज फैसिलिटी वी हैव कंफर्म्ड इंटरनल रेडियो एक्टिव एंड केमिकल कंटामिनेशन एट द साइट। तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि रेडियो एक्टिव और केमिकल कंटामिनेशन हुआ है साइट पर बिकॉज ऑफ इजरायली अटैक। और ये शायद पहली बार आपको देखने को मिलेगा इतिहास में कि वॉर की वजह से, यहां पर अटैक करने की वजह से किसी न्यूक्लियर साइट को डैमेज हुआ हो। और यहां पर क्वेश्चन यही है कि ये जो लीक है वो किस प्रकार का है, इसका नेचर कैसा है, क्या इससे हमें कोई डेंजर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जहां तक रेडियोलॉजिकल लीक की बात कही जा रही है, ये बेसिकली प्लांट के अंदर हुआ है, मतलब इंटरनल लीक है। इट प्रेजेंट इनसाइड द डैमेज्ड फैसिलिटी। और किस प्रकार का रेडिएशन लीक हुआ है, अल्फा रेडिएशन लीक। और यहां पर जो केमिकल लीक की बात कही जा रही है वो है इंडस्ट्रियल ग्रेड टॉक्सिक केमिकल्स यूज्ड इन यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस। तो आप सब जानते हैं कि ईरान इस समय क्या कर रहा है, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको लगातार कर रहा है ताकि 90% की प्योरिटी अचीव कर सके और न्यूक्लियर वेपन बना सके। तो जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस होता है उसमें ये जो टॉक्सिक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी यहां पर लीक हुआ है। एंड ये लीक, अगेन ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स में, मतलब एक्सटर्नल रेडिएशन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। मतलब जो नॉर्मल लेवल रहता है एक्सटर्नली लीक का वही बताया जा रहा है, मतलब एक्सटर्नली अभी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो प्लांट के इनसाइड है वहां पर ये लीक डेफिनेटली हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले तो आपको नतांज जो फैसिलिटी है उसके बारे में पता होना चाहिए। नतांज फैसिलिटी वैसे तो अंडरग्राउंड बनाया गया है, मतलब जमीन के थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्दो वाला फैसिलिटी है ना, ये बहुत नीचे, ये पहाड़ के काफी 80 से 90 मीटर नीचे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये काफी सेफ है, इसको डिस्ट्रॉय करना इजराइल के लिए बहुत टफ होने वाला है। लेकिन जो नतांज वाला फैसिलिटी है वो ग्राउंड के जस्ट नीचे ही आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर इनफैक्ट मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाता हूं, ये इस तरह की फैसिलिटी है, बनाया गया है। और अगेन इस पिक्चर में भी आप अच्छे से सैटेलाइट पिक्चर में देख पाओगे। तो यहां पर एक चीज समझना है कि जो सेंट्रीफ्यूज कंपोनेंट्स हैं वो आपका ग्राउंड के ऊपर है, लेकिन जो मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो आपको ग्राउंड के नीचे ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि कुछ सपोर्ट सिस्टम होता है, सेंट्रीफ्यूज कंपोनेंट जैसे कंट्रोल, कूलिंग, वैक्यूम पंप्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पर ये ग्राउंड के अबव हैं, जैसा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर ग्राउंड के ऊपर बना हुआ था
वो इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से आपका तहस नहस हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको सैटेलाइट पिक्चर्स अगेन दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हो नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स का ये जो पिक्चर है वो रिलीज किया गया इजराइल के द्वारा, और आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर कितना एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। तो बेसिकली जब ये एयर स्ट्राइक हुआ तो ग्राउंड के अबव जो स्ट्रक्चर्स थे, हाउसिंग एनरिचमेंट कंट्रोल सिस्टम था, वो डैमेज हो गया एंड इसकी वजह से बेसिकली पावर लॉस हो गया। पावर लॉस होने की वजह से जो एक्टिव सेंट्रीफ्यूज कैस्केड होता है वो शटडाउन हो गया था एंड शटडाउन होने की वजह से बताया जा रहा है कि केमिकल एक्सपोजर जो है वो ट्रिगर हो गया फ्रॉम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, यूएफसी जिसको बोला जाता है। एंड रिमेंबर कि ये टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव होता है। तो यहां पर एक चीज और समझना है कि ये जो यूएफसी है ना, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ये एक्सटर्नली हमारे लिए डेंजर नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, तो ये हमारे लिए डेंजर हो जाता है। मतलब हम बेसिकली अल्फा रेडिएशन की बात कर रहे हैं। यहां पर जो रेडिएशन मॉनिटर है उसमें प्लांट के अंदर जो अल्फा रेडिएशन है उसके अंदर स्पाइक देखने को मिला, जो कि यूरेनियम प्रोसेसिंग में काम आता है। तो वो जो है हमारे बॉडी के बाहर नुकसान नहीं करता है, लेकिन जब ये हम इनहेल कर लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, तब ये हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। तो इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहाँ पर जो IAEA है उनका रिस्पॉन्स है। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि हम डायरेक्टली ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कांटेक्ट में बने हुए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर IAEA उनके कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो एग्जैक्टली हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या लीक हुआ है, कितने लेवल का हुआ है। और ईरान के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के डेट में अगर डेंजरस लेवल से ऊपर चली जाती हैं चीज़ें तो उसको कंटेन करने के लिए भी अल्टीमेटली IAEA ही काम आएगा। तो यहां पर इनफैक्ट IAEA के जो चीफ हैं ग्रोसी, उन्होंने ईरान को ऑफर भी किया कि हम अपने जो पर्सन है, इंस्पेक्शन टीम है, वो ग्राउंड पर भेज सकते हैं, लेकिन अभी तक शायद ईरान ने उसको अलाउ नहीं किया है। और साथ ही साथ ग्रोसी ने वार्निंग भी दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि यहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जिस तरह से अटैक हो रहा है, इट इज डेंजरस प्रेसिडेंट। और यहां पर उनका कहना है कि 1970 का जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको, उसके स्पिरिट को भी एक प्रकार से ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, IAEA के बारे में भी जान लीजिए। इसका मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यूएन के साथ एफिलिएटेड है। इसको 1957 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है, और इसका मेन पर्पज यही है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लेते हैं, लेकिन जो मिलिट्री पर्पस है उसको प्रिवेंट किया जाए। तो इनका मेन पर्पस ये है। इनका फंक्शन अगर आप देखोगे तो ये लोग बेसिकली न्यूक्लियर मटेरियल्स को वेरीफाई करते हैं ताकि वेपन्स प्रोग्राम के लिए डाइवर्ट ना हो, नॉर्थ कोरिया, ईरान इसका इस्तेमाल ना करे। फिर इसके अलावा इंस्पेक्शंस के लिए भी भेजा जाता है यहाँ पर, ताकि कंप्लायंस चेक किया जा सके। और इसके अलावा ये जो IAEA है वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी हेल्प करती है मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वाटर, एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड जो होता है सेफ्टी एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वो भी इन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी फाइंडिंग्स वगैरह होती हैं वो ये लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उनको ये लोग रिपोर्ट भेजते हैं। तो इसीलिए अभी इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट भेजा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। अच्छा, यहाँ पर IAEA और NPT का क्या रिलेशन है? बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो साइन किया गया था, उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा न्यूक्लियर का, वो IAEA की जिम्मेदारी होगी। तो उनको ये अलाउ किया गया। और साथ ही साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर ओनली पीसफुल पर्पस यही हो, और इसीलिए यहां पर इसकी जिम्मेदारी IAEA को दे दी गई थी। अच्छा, अल्टीमेटली अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लीक की बात कही गई है या फिर लीक हुआ है इनसाइड, हाँ अभी ये है कि अभी स्ट्रक्चर के अंदर लीक हुआ है, तो इसका इंप्लीकेशन क्या है ईरान के लिए? सबसे पहली बात तो यह है कि जो सेंट्रीफ्यूज ऑपरेशन है नतांज फैसिलिटी में, उसको अभी डेफिनेटली हॉल्ट करना पड़ेगा। और जो वर्कर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो वर्कर्स उस फैसिलिटी के अंदर हैं उनके हेल्थ के लिए केमिकल एक्सपोजर होगा, बहुत बड़ा रिस्क है उनके लिए। और इसके अलावा ईरान, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने अभी तक IAEA का जो इंस्पेक्शन है उनको बुलाया नहीं है, टीम को बुलाया नहीं है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में वापस से काफ़ी डिले आएगा। ईरान का जो एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगा है उसको, और इजराइल चाहता भी यही था कि उनके हम न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करें। जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर है वो भी अब बढ़ने वाला है ईरान के अंदर, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल सिंपैथी भी जुट सकती है, क्योंकि जब भी न्यूक्लियर वगैरह की बात आती है ना, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ सिंपैथी देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे बहुत जाने जा सकती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है कि अगर मान लो इजराइल अटैक करता भी है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर कैलामिटी आ जाएगा। इसका रीज़न है,
कि सिंपली आप किसी न्यूक्लियर मटेरियल या फिर न्यूक्लियर इक्विपमेंट के ऊपर जब हमला करते हो, हिट करते हो कन्वेंशनल वेपन से, तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ना हुआ, ये वैसा नहीं होता है। मतलब यहां पर ये डेंजर नहीं है कि ऐसा कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाएगा, लेकिन हाँ ये चीज है कि यहां पर जो लोकलाइज्ड डिस्पर्सल है, मैंने आपको बताया ना, लोकल लेवल पर जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर हो सकती है। अगेन इट डिपेंड्स कि यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल है फैसिलिटी के अंदर वो किस प्रकार का है। कहने का मतलब यह है कि क्या न्यूक्लियर मटेरियल और जो एक्सप्लोसिव हैं, क्या उन दोनों को एक साथ रखा गया है। अगर दोनों को सेपरेट रखा गया है, न्यूक्लियर मटेरियल और एक्सप्लोसिव, तो ऐसा कोई डेंजर नहीं है। लेकिन अगर वो दोनों एक साथ रखे होंगे और तब अगर आप अटैक करते हो, तब यहां पर लीक का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखना होगा आगे इसको लेकर क्या होता है, बट डेफिनेटली IAEA की तरफ से ये जो चिंता व्यक्त की गई है उसी के बारे में आप सोचा आपको बताऊं, और डिटेल्स इसके बारे में और भी कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर और एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजिम? इन चारों में से आपको बताना है। उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों आपको बता दूं, कल 15 जून तक स्टडी IQ का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। मतलब अगर आप कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का बैच लेना चाहते हैं, तो ये हमारा प्रतिज्ञा बैच डेफिनेटली अवेल करिएगा 2026 के लिए, क्योंकि इसके अंदर कई फीचर्स हैं। एक तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तो तैयारी कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आप हर महीने यहां पर टेस्ट में टॉप रैंक लाते हैं, जो टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें आपको 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड भी मिलता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों स्टडी IQ का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अब लाइव है, और इसके साथ ही स्टार्ट हुआ है P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको 0 से IAS तक की पूरी तैयारी के साथ ले जाएगा। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। और सुनो, इस बैच के साथ आपको मिलेंगे प्रीलिम्स क्लियर करो पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। बस 2 दिन बाकी हैं, आपका डिसीजन बना सकता है आपका कैरियर। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन क्लोजिंग 15 को है। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक पहले साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.